भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 4। लगभग 2 घंटे का समय लगा। दोपहर होते होते सोम चित्तौड़ पहुँच गया। बस में से नीचे उतरकर वह स्टैंड से बाहर निकला। चारों तरफ फैली हुई ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह विस्मित रह गया। 5 साल पहले वह यहाँ आया था, तब चित्तौड़ इतना बड़ा शहर नहीं था। सड़कों पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। बस स्टैंड की सीढ़ियों पर खड़ा होकर कुछ समय तक वह इधर उधर देखता रहा। फिर बाहर आकर एक दुकानदार से उसने कॉलेज का रास्ता पूछा। अपना थैला कंधे पर टांग कर वह कॉलेज की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। कॉलेज तक पहुंचने में उसे 1 घंटे का समय लग गया। सड़क के किनारे खड़ा होकर वह महाविद्यालय की विशाल व भव्य इमारत को विस्मयपूर्वक देखने लगा। गेट के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, महाराणा प्रताप महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। द्वार पर खड़ा संतरी, अंदर आने जाने वाले लड़के लड़कियों की भीड़, ऊंची बाउंड्री वाल के अंदर चारों तरफ फैला हुआ हरा भरा बगीचा और कॉलेज की मुख्य इमारत के सामने बगीचे के मध्य चौक में स्थापित चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल और भव्य प्रतिमा। कुछ क्षणों तक फटी हुई आंखों से वह इधर उधर देखता रहा। फिर सहमते हुए वह धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा। द्वार पर खड़े संतरी ने उससे दो चार प्रश्न पूछे और उसे कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दे दी। गेट के अंदर प्रवेश करके वह सीधा कार्यालय में पहुंच गया। कॉलेज में प्रवेश चालू है यह जानकर उसे अति प्रसन्नता हुई। बाबू ने उसके स्कूल के कागज़ देखे और तुरंत उसे एडमिशन फॉर्म दे दिया। बाहर बेंच पर बैठकर उसने फॉर्म भरा। उस पर उसने अपने फ़ोटो चिपकाए, स्कूल के कागज़ फॉर्म के साथ संलग्न किए और वापस बाबू को लौटा दिया। बाबू ने उसके एडमिशन फॉर्म को चेक किया, फिर प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर करवाने के लिए उसकी ओर बढ़ा दिए। कार्यालय से बाहर निकलकर वह प्रिंसिपल के चैम्बर की ओर चल पड़ा। मोहन लाल अग्रवाल, प्रिंसिपल, महाराणा प्रताप महाविद्यालय। कुछ क्षणों तक दीवार पर लगी नेम प्लेट पर नीले रंग के शब्दों को वह पढ़ता रहा। फिर वह द्वार पर बैठे चपरासी के नज़दीक आकर खड़ा हुआ। मुंह में पान चबाते हुए काले रंग के चपरासी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, बोल क्या काम है? एडमिशन फॉर्म पर प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर करवाने हैं। कॉलेज में नया भर्ती हो रहा है तू? जी हाँ। ठीक है, जा अंदर चला जा। चपरासी की अनुमति मिलते ही वह सहमते हुए आगे बढ़ा। दरवाजे पर लटका हुआ पर्दा हटाकर उसने अंदर देखा। सामने बड़ी टेबल के उस ओर प्रिंसिपल सर बैठे हुए नजर आए। मोटा तगड़ा शरीर, सिर पर घने सफ़ेद बाल, सफ़ेद मूछें, आंखों पर मोटा चश्मा, नीले रंग का सूट और गले में लटकी लाल रंग की टाई। प्रिंसिपल सर को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए देखकर कुछ क्षणों तक वह द्वार पर ठिठका रहा। जैसे ही बात खत्म करके प्रिंसिपल ने फ़ोन रखा, वह बोल पड़ा, मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस, कम इन। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा और हाथ में लगे हुए पेपर उसने प्रिंसिपल के सामने टेबल पर रख दिए। प्रिंसिपल ने सरसरी नज़र से उसके एडमिशन फॉर्म और प्रमाण पत्रों को देखा। उसकी 12वीं कक्षा की मार्कशीट देखकर प्रिंसिपल के होठों पर मुस्कान उभर आई। आंखों का चश्मा उतारकर उन्होंने उसकी ओर देखा। गुड, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है तू, लेकिन बीएससी की पढ़ाई बड़ी ही कठिन होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। हाँ सर, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं तुझे एडमिशन दे रहा हूँ। कॉलेज में बिल्कुल डिसिप्लिन से रहना, पढ़ने लिखने के अलावा फालतू इधर उधर के लफड़ों में मत पड़ना, समझे? हाँ सर। प्रिंसिपल ने उसे कठोर शब्दों में हिदायत दी और उसके एडमिशन फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने अपने कागज़ उठाए और प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देकर चैम्बर से बाहर निकल गया। शाम होते होते कॉलेज में उसके एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। हॉस्टल की फ़ीस भी जमा हो गई। कार्यालय से अलॉटमेंट का पत्र लेकर वह महाविद्यालय के भवन के पीछे छात्रावास में पहुंच गया। एक प्राचीन हवेली नुमा 2 मंजिली इमारत, कमरों में बनी बड़ी बड़ी खिड़कियों में बने झरोके और टीन के चद्दरों की छत। बड़ी बड़ी मूँछों वाला बूढ़ा हॉस्टल वार्डन राज सिंह
कुछ क्षणों तक उसके कागजों को वह गौर से पढ़ता रहा, फिर टेबल पर पड़ा हुआ रजिस्टर खोलकर बोला, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सोम है सर। मैं ऊपर का कमरा दे रहा हूँ तुझे, उसमें एक लड़का और रहता है। तुम दोनों मिलकर प्रेम से रहना, किसी भी प्रकार का लफड़ा नहीं करना, नहीं तो मैं दूसरे ही दिन तुझे हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगा। हाँ सर। ये ले कमरा नंबर 205 की चाबी, सामने से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला जा। हॉस्टल वार्डन ने रजिस्टर में उसका नाम पता लिखा और अपनी टेबल की ड्रॉवर में से एक पीतल की चाबी निकालकर उसे पकड़ा दी। वार्डन के कमरे से बाहर निकलकर वह गैलरी में आ गया। हॉस्टल के अंदर पहुंचा तो कई लड़के उसे इधर उधर आते जाते दौड़ते भागते हुए नजर आए। धीरे धीरे वह ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कुछ ही समय में ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। एक जगह खड़ा होकर वह दाई बाई और गैलरी में देखने लगा। वहाँ भी कई लड़के उसे इधर उधर दौड़ते भागते हुए नजर आए। कमरों के दरवाज़ों के ऊपर लिखे नंबरों को देखता हुआ वह बाईं ओर मुड़ गया। कुछ कदम चलने के बाद वह 205 नंबर के कमरे के सामने पहुंच गया। आगे बढ़कर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद ही एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। साधारण पाजामा कमीज, गोरा रंग, घुंघराले बाल और दुबला पतला बदन। लड़का प्रश्न भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखने लगा। बोलो, क्या काम है? मेरा नाम सोम है। मैं बीएससी प्रथम वर्ष में एडमिशन ले रहा हूँ। मुझे छात्रावास में रहने के लिए आपके साथ ये कमरा दिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आओ आओ, अंदर आकर बैठो। सोम की बात सुनकर लड़का प्रसन्न हो गया। अंदर ले जाकर उसने उसे अपने तख्ते पर बैठाया और खिड़की में रखे मटके में से एक गिलास ठंडा पानी भरकर पिलाया। फिर सोम के नज़दीक बैठकर बोला, मेरा नाम बालू है। मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा गांव नीमखेड़ा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तू कहाँ का रहने वाला है सोम? मेरा गांव भी इतना ही दूर है। मैं जोगणिया माता गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जोगणिया माता? तू वहाँ का रहने वाला है? जोगणिया माता का नाम तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तू सच कहता है बालू। जोगणिया माता की मूर्त बहुत चमत्कारी है। दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। फिर तो मैं भी माता के दर्शन करने कभी तेरे साथ चलूँगा सोम। हाँ हाँ, तू जब चाहे तब मेरे साथ चल सकता है बालू। इसी तरह की बातें करते हुए थोड़ी ही देर में दोनों साथ साथ चित्तौड़ के बाजार में गए। वहाँ से उन्होंने सोम के लिए किताबें, कॉपियाँ, कपड़े, बिस्तर और खाना बनाने की आवश्यक वस्तुएं, नमक, दाल, आटा आदि राशन का सामान खरीदा। सामानों से भरा हुआ एक एक थैला उठाकर दोनों रात होने तक हॉस्टल में लौट आए। केरोसिन का स्टोव जलाकर सबसे पहले दोनों ने मिलकर रोटी सब्जी बनाई। खाने पीने से निपटकर दोनों देर रात तक इधर उधर की बातें करते रहे। आधी रात को कमरे का दरवाज़ा बंद करके दोनों अपने अपने तख्ते पर लेट गए। थोड़ी ही देर में बालू को नींद आ गई, लेकिन सोम की आंखों में नींद नहीं आई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा वह आंखें टिमटिमाता रहा। रह रहकर उसे भीलन माँ की याद आने लगी। एक जंगली, गरीब और दुर्बल बूढ़ी औरत एक महान देवी बनकर उसकी आंखों में प्रकट होने लगी। तो ये था मेरे उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 4। भाइयों और बहनों, इसी तरह अगला भाग लेकर मैं शीघ्र आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।